सभी विद्यार्थी जो ऑनलाइन क्लास में जो आज आप लोग ज्वाइन हैं, आप सभी का आप सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। मैं कुलाबा म्युनिसिपल सेकेंडरी स्कूल की ओर से श्री डहारे सर आप लोगों को आज का जो यह लेक्चर है, यह आप लोगों को ध्यानपूर्वक देखना है, सुनना है और समझना भी है। हमारा जो तीसरा जो लेसन है वो है भारत के सम्मुख आंतरिक चुनौतियां। तो आपको इसका जो कुछ जो पॉइंट्स है, मुद्दे हैं, वो आप लोगों को सर लोगों ने पढ़ाए हैं। उसमें जो 3 मुद्दे देखना है हमको भारत के सम्मुख आंतरिक चुनौतियां में, वो है नक्सलवाद, संप्रदायवाद, प्रदेशवाद। तो इस तरह से 3 मुद्दों को हम पारी पारी से हम उसको देखेंगे। नक्सलवाद के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, नक्सलवाद के बारे में आप जानते हैं, आपको उसकी थोड़ी बहुत तो जानकारी होगी। परंतु यहाँ पर जो नक्सलवादी आंदोलन जो दिया गया है, ये भी यह एक प्रकार से देश के लिए और समाज के लिए असुरक्षितता महसूस करने जैसा एक घटक है। नक्सलवादी आंदोलन जो है पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के नक्सलबारी में प्रारंभ हुआ। नक्सलवादियों ने जो थे वह अल्प भूधारक किसान, जिनकी मतलब जमीन बहुत ही कम थी, और खेत मजदूरों को उन्होंने संगठित किया। सन 1967 में 1967 में उन्होंने नक्सलबारी क्षेत्र के जो कुछ कृषि क्षेत्र थे उनके चारों ओर लाल झंडे, मतलब ऐसा कहा जाता है कि नक्सलवादियों का जो नारा, मतलब उनकी जो नारा बोलिए, लाल सलाम जिंदाबाद, इस तरह से वो लोग नारा करते हैं। तो उन लोगों का जो कपड़ा रहता है, उनके जो झंडे जो होते हैं वो लाल झंडे होते हैं। वैसे ही लाल झंडे रोककर उन्होंने क्या किया, वहां की जो आजू बाजू की जो जमीनें थी और उनके जो फसल थे, उन फसलों को अपने में नियंत्रण कर लिया, मतलब अपने अधीन ला लिए। और इसी विद्रोह से जो उनको प्रेरणा मिली है, उसी को यहाँ पर नक्सलवादी आंदोलन कहा गया है। नक्सलवादी एक प्रकार से जो सामाजिक जो हमारे जो घटक है, समाज में रहने वाले लोग हैं, इन लोगों को उन्होंने असंगठित नहीं किया, संगठित करने का काम किए, परंतु धीरे धीरे कालांतर में उनका रूपांतर थोड़ा बदलते गया। जैसे आपको मालूम है कि जमींदार के द्वारा जो किया जाने वाला जो शोषण था, तो यहाँ पर वही है, जमींदारों द्वारा किया जाने वाला जो आर्थिक शोषण। अब आर्थिक शोषण के बारे में बोले तो आपको समझ में आता है कि आज से हम कुछ वर्षों पहले, अगर हम भारत देश आजाद या स्वतंत्र होने के पहले की अगर हम बात करें, तो उसमें में आपको समझ में आएगा कि भाई उसमें जमींदारी जो प्रथा थी वो छोटे छोटे किसानों से उनसे कर लेते थे। उनकी जो जमीन पे जो उत्पन्न हुआ होते थे, जो फसल लिया जाता था, उसका कुछ अंश जमींदार को देना पड़ता था, उसके पूरी तरह से उस फसल पे उसका अधिकार नहीं होता था। तो जमींदारों द्वारा किए जाने वाला जो आर्थिक शोषण है के विरुद्ध आवाज बुलंद करने के लिए उन्होंने कृषि समितियां स्थापित करना। कृषि समिति जो है, एग्रीकल्चर कमेटी स्थापित करना, बड़े जमींदारों की जो जमीन को छीन लेना, ये सब नक्सलवादियों का काम था। जमींदारों की जमीनों को छीन लेना, उनका अलग अलग जो परिवार में वितरण करना अर्थ मतलब बांटना। नक्सलवादी आंदोलन के ये उद्देश्य थे। मतलब इन जमींदार लोगों से
जो आर्थिक शोषण करते थे, ऐसे इन लोगों का क्या करने का, विरोध करने का उन्होंने आंदोलन किए। और आगे चलकर भी यह जो आंदोलन है अपने उद्देश्य से वह उनका थोड़ा दूर चला गया, मतलब उनको धीरे धीरे उसमें थोड़ा परिवर्तन होते गया। ऐसे कई उपक्रम शासन के द्वारा लाए गए, कल्याणप्रद योजना लाए गए, परंतु इनको जनता तक न पहुंचे। इस दृष्टि से जो नक्सलवादी आंदोलन ने आतंकवाद का जो है स्वरूप धारण कर लिया। यानी कहने का अर्थ है कि नक्सलवादियों ने शासन की ओर से जो भी लोगों के लिए कल्याणकारी योजनाएं लाई जाती थी वह जनता तक न पहुंचे, इसका उन्होंने धीरे धीरे विरोध किया और उसका रूपांतर आतंकवाद में हो गया। समांतर व्यवस्था निर्माण करने के लिए नक्सलवादियों ने प्रयत्न किए, परंतु इसी प्रकार से नक्सलवादी जो देश के लिए आर्थिक जो आंतरिक जो सुरक्षा है, जो इंटरनल जो हमारी सिक्योरिटी है, इसके लिए भी चुनौती के रूप में वह क्या आया, सामने आया। नक्सलवादी आंदोलन का जो आपको प्रमुख केंद्र है वो आपको मालूम है पश्चिम बंगाल इसका मेन प्रमुख केंद्र था। नक्सलबारी में से इसकी शुरुआत हुई और इतना ही नहीं तो बाद में यह धीरे धीरे भारत के अन्य प्रांतों में भी इनका विस्तार होने लगा, फैलाव होने लगा। इनका उद्देश्य ही था कि शासन के आए हुए जितने भी उनकी पॉलिसी होती थी, जो भी उनके जो उपक्रम होते थे, जो कल्याणकारी जो योजनाएं होती थी, यह योजनाएं जनता तक न पहुंचे। देखा जाए तो जनताओं का इतना विरोध नहीं करते थे वो लोग, जनताओं को वो संगठित करके रखे थे, परंतु ये धीरे धीरे इसका परिवर्तन होते गया। बाद में आतंक बहुत ज्यादा इनका फैल गया और हुआ क्या कि इन लोगों को जो भी पहले आपको मालूम है कि जमींदार लोगों के द्वारा जो भी जो कृषक वर्ग होते थे, इन कृषक वर्ग अपने खेतों में जो अनाज पैदा करते थे उसका कुछ अंश मैंने कहा कि भाई जमींदार लोगों को देना पड़ता था। यहाँ तक कि बहुत जो जमींदार जो तय करेगा वो उनको मानना पड़ता था। उनसे वह अगर कोई पैसे लिए या अपने सामाजिक कार्य के लिए घर में अगर कोई शादी ब्याह कुछ पैसे लिए तो भी उनको कर के रूप में जमींदार जो है वह उनको पैसे दिए करते थे, पैसे देने का काम करते थे और उनसे ब्याज सहित क्या बोलते हैं उसको आप, कर सहित वसूल किया जाता था कर के रूप में। तो इस तरह से धीरे धीरे क्या हुआ कि ये भी परिवर्तन होते गए, परंतु मैंने कहा कि नक्सलवादी आंदोलन का जो प्रारंभिक जो केंद्र था वह पश्चिम बंगाल था। धीरे धीरे यह भारत के और भी अन्य प्रांत में इसका फैलाव हो गया। आंध्र प्रदेश के पूर्व गोदावरी में, विशाखापट्टनम का कुछ प्रदेश आ गया, तेलंगाना के करीमनगर, आदिलाबाद, छत्तीसगढ़ के बस्तर है, साथ ही साथ राजनांदगांव, सुकमा, यानी इनका धीरे धीरे क्या हुआ, इन नक्सलवादियों का संगठन बढ़ते गया, उनकी संख्या बढ़ती गई। वो इन धीरे धीरे ऐसे राज्यों से, एक राज्य से दूसरे राज्य तीसरे राज्य, ऐसे उनका क्या होते गया, आगे जमा होकर के वह एक ठिकान पर न रह करके भारत के अन्य प्रांतों में इनका फैलाव हुआ। इतना ही नहीं तो महाराष्ट्र के गढ़चिरौली, भंडारा और चंद्रपुर, ये भी जो है जिले हैं, इन प्रदेशों में भी देखने में आया। साथ ही साथ मध्य प्रदेश के बालाघाट है, मंडला है, उड़ीसा के कोरापुर में भी फैला। मतलब यह
का मतलब धीरे धीरे इनका अन्य जो है जितने भी अभी मैंने आपको नाम बताया, इन प्रांतों में, इन राज्यों में इनका फैलाव होते गया, ये फैल गए। और यह लोग जो है नक्सलवादी अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए एक सशस्त्र मतलब इन्होंने एक संगठन भी बनाया, उसका नाम था पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी। यहाँ पे दिया है आपको, दिख रहा होगा कि पीपल्स, यहाँ पर पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला जो आर्मी है, वह यहाँ पर आपको देखिए इस तरह से यहाँ पर पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी पीएलजीए नामक संगठन की स्थापना उन्होंने की। यह संघर्ष आज भी जारी है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे सामने, वो है संप्रदायवाद। अभी आपको समझ में आ गया होगा कि नक्सलवाद के बारे में मैंने बताया आपको कि नक्सलवाद ये एक संगठन है और उन्हें अपनी मांगों को पूरी करने के लिए उन्होंने जो मूवमेंट किए, आज वो भारत के जिन हमने प्रांतों या राज्यों का नाम बताया भी आपको, इन जगह पे इनका फैलाव है, आज वहां पे वो उन लोग रहते हैं। और यह एक जगह ठीक अपना जगह बनाकर नहीं रहते, ये धीरे धीरे आज यहाँ दिखेंगे तो कल कहीं और, इनका एक संगठन होता है। इन लोग जो जंगलों में जाकर के या ये लोग मतलब रहते हैं और इनका एक ही उद्देश्य रहता है कि किस तरह से शासन की जो नीति होती है उसका विरोध करें। संप्रदायवाद, संप्रदायवाद हमारे देश की एकता और एकात्मता के सामने एक गंभीर समस्या है, गंभीर चुनौती है। आपको मालूम है कि संकीर्ण धार्मिक जो दुराभिमान है उसी को कट्टरता कहा गया है, में संप्रदायवाद का जन्म होता है। अंग्रेजों ने हमारे देश में जो है संप्रदाय के बीज बोए। संप्रदाय में विभिन्न धर्मों के जो लोग हैं, इसमें विगत कई शताब्दियों से परस्पर जो स्नेह है और सौहार्द के साथ हम लोग रहते आए हैं। किसी देश में जो विभिन्न धर्म के लोगों का रहना, अब आपको मालूम है कि भारत देश में विभिन्न धर्म के लोग निवास करते हैं, फिर भी हम विविधता में एकता के हमारा यह देश जो है प्रतीक है। आज हम अन्य धर्म के हिंदू ही नहीं और भी अन्य धर्म है हमारे देश में, आपको मालूम है कि इतने धर्म के जो है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ऐसे हम सभी जो धर्म के लोग हम निवास करते हैं। परंतु संप्रदायवाद में ये कहा गया है कि अपने धर्म के प्रति उचित गौरव का भाव रखना कोई बुरी बात नहीं है, रखना चाहिए। अपने धर्म के प्रति अगर आपको आदर सम्मान है तो रखना चाहिए, परंतु हमारा उतना ही कर्तव्य है कि हम दूसरों के भी धर्म के प्रति मान सम्मान आदर की भावना रखें। हमें दोनों में, हम जिस तरह से हम चाहते कि हमारे धर्म का आदर सम्मान हो, ये हमारा मन कह रहा है, हम खुद कह रहे हैं, तो हमारा भी कर्तव्य है कि दूसरों के धर्मों का अनादर नहीं करना चाहिए। कोई बुरी बात तो नहीं है, परंतु जब धर्म का गौरव भाव अतिवादिता लांग देता है, लांग देना मतलब होता है कि जब हम उसको क्रॉस कर देते हैं, एक सीमा होती है, अगर हम उसको लांग देते हैं तो क्या होता है कि कुछ ऐसी घटनाएं घटित हो जाती है जिससे जिससे समाज का जो विकास होना है, देश का जो विकास होना है, वो विकास नहीं होगा। इसके लिए कहा गया है कि उसका जो रूपांतर करना है दुराभिमान या कट्टरता,
इसमें परिणाम स्वरूप क्या होता है कि धर्मांधता उत्पन्न हो जाती है। इसीलिए कहा गया है कि संप्रदायवाद में ठीक है, आप अपने धर्म का गौरव सम्मान अभिमान है आपको, ठीक है, परंतु दूसरे भी धर्म का क्या होना चाहिए, आपको उतना ही दूसरे धर्म के प्रति भी आपको अभिमान महसूस, गौरवान्वित महसूस करनी चाहिए। धर्मांधता संप्रदायवाद की नींव है। हम इसके कारण राष्ट्रीय हितों को धर्मांधता के कारण ही भुलाया जाता है। अलग अलग धर्म के लोग एक दूसरे के प्रति विश्वास समाप्त होने लगता है। धर्म दूसरे धर्म के प्रति जो हमारी देश बंधु है उन्हें शत्रु समझा जाता है। यानी हम अपने ही देश में रह करके हम और अन्य धर्म को क्या कर रहे हैं, हम शत्रुता के नजरों से हम उसको देख रहे हैं। इसके लिए कहा गया है कि आप अपने धर्म का जितना महत्व दे रहे हो, सम्मान कर रहे हो, तो उसका अर्थ है कि आप अपने दूसरे भी धर्मों का उसका सम्मान कीजिए, आदर कीजिए। ऐसा नहीं है, धर्मांधता होनी नहीं है, यह संप्रदायवाद की नींव है। बच्चों ध्यान रखिए कि धर्मांधता होना यानी संप्रदायवाद की क्या यह नींव है, जिसके कारण धर्मांधता के कारण अपने आसपास की जो घटनाएं हैं और लोगों की ओर देखने का दृष्टिकोण भी कलुषित और विषैला बन जाता है। इसीलिए हमें सबका क्या करना चाहिए, सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए, सभी धर्मों को समान महत्व देना जरूरी है। कुछ लोग अपनी आर्थिक और सामाजिक समस्याओं का भी विचार भी धर्म के दायरे में रहकर करने लगते हैं। अब आपको मालूम है सामाजिक और आर्थिक जो समस्या है, सोशल प्रॉब्लम, इकोनॉमिक प्रॉब्लम हर किसी को है, पर इसका अर्थ ये नहीं कि आपको सामाजिक और आर्थिक समस्या है, इसका अर्थ है कि आप दूसरे के धर्म को क्या कीजिए, उसको हानि पहुंचाइए, चोट पहुंचाइए, ऐसा नहीं है। दूसरे धर्म को आघात नहीं पहुंचाना है। हम विशिष्ट धर्म के हैं, अतः राजनीति में हमारा कोई प्रभाव नहीं है। हम पर हमेशा निरंतर अन्याय हो रहा है। सरकार और समाज के साथ हम पक्षपात कर रही है। सरकार हमारे समाज के साथ क्या कर रही है, पक्षपात कर रही है, अन्याय कर रही है। ऐसी नीति नहीं आनी चाहिए, ऐसा विचारधारा या विचार मन में उत्पन्न नहीं होना चाहिए। यह भावना सभी धर्म के लोगों की बन जाती है। आपको मालूम है कि अपने ही धर्म के प्रति, अपने ही लोगों के प्रति वो क्या हो जाते हैं, भावुक बन जाते हैं। मतलब मेरा धर्म, मैं हिंदू हूं, मैं मुस्लिम हूं, मैं सिख हूं, मैं ईसाई हूं, ऐसा तो ये धर्म लेकर के नहीं करना है। सभी धर्म को मैंने कहा समान महत्व देना है, क्योंकि भारतवर्ष में यह जो भारतवर्ष है, जो भारत की राष्ट्रीय एकात्मता, हम सब एक है, भारत मेरा देश है, हम जब ऐसा बोल रहे हैं तो यहाँ पर ये संप्रदाय वाली जो चीजें हैं, जो धर्मांधता इनकी जो नींव रखी गई है, इसमें हमें क्या करना है, अपने ही धर्म को नहीं देना है महत्व। सरकार सभी धर्मों के साथ में समान व्यवहार कर रही है। कानून सभी धर्मों के लिए समान है। कानून के जो नियम होते हैं, कायदे होते हैं, वो एक धर्म के लिए अलग और दूसरे धर्म के लिए अलग, ऐसा नहीं है। तो इस तरह से यहाँ पर कहा गया है कि जाने अनजाने में धार्मिक प्रतीकों का अवमानना कर दे तो परिणाम स्वरूप क्या होता है, दंगे फसाद होने के जो चांसेस है वह ज्यादा हो जाते हैं। और जिससे क्या होता है कि जिसमें निर्दोष लोग, निरपराध लोग ऐसे मारे जाते हैं, संपत्ति धन जन की क्या होती है, हानि होती है, और सार्वजनिक जो शांति है वह भंग हो जाती है। इसके लिए हमें इन चीजों से क्या करना है, बचना है। इसमें कहा गया आगे कि व्यक्ति व्यक्ति के जो पारस्परिक विश्वास
ही साथ साथ जीने का आधार होता है। पहली तो बात मैंने ये आपको बताऊंगा कि पारस्परिक विश्वास, यानी हम जिस तरह से अपने घर के और भी अन्य लोगों पे विश्वास करते हैं, उसी तरह से विश्वास हमें दूसरों पे भी करना जरूरी है। पारस्परिक विश्वास होना जरूरी है। परस्पर अगर हम एक दूसरे के साथ में अगर विश्वास नहीं है, तो क्या होता है कि हम अगर किसी पे भरोसा नहीं कर रहे हैं, तो सबसे पहली चीज ये है कि हमें भरोसा करना सीखना चाहिए। यदि विश्वास समाप्त हो जाता है, आप मान लीजिए मैंने वो बोला कि अगर हम किसी को कुछ पैसे दिए, कुछ रुपया दिए, तो हम केवल और सिर्फ विश्वास पे देते हैं कि हमें वो आज नहीं तो कल हमें वापस करेगा। बराबर है, ये विश्वास है करके जा रहे हैं। हम जो भी काम करते हैं विश्वास से करते हैं। हमें पता नहीं होता कि आगे क्या होगा या नहीं होगा, परंतु हमारा मन करता है, हमारा हमें विश्वास है कि आज हम पढ़ाई कर रहे हैं, आज हम अध्ययन कर रहे हैं, तो कल हमें अच्छे प्रतिशत हमको मार्क मिलेंगे ही। हम मेहनत करेंगे तो उसका फल हमें मिलेगा ही, ये हमें विश्वास है। तो इसमें क्या है कि अगर ऐसा होता है तो विश्वास समाप्त हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि व्यक्ति व्यक्ति के जो बीच पारस्परिक संबंध है, ये साथ साथ जीने का जो आधार होता है, यदि यह विश्वास समाप्त हो जाता है तो सामाजिक एकता को आघात पहुंचता है, आघात लगता है। सामाजिक एकता के बिना राष्ट्रीय एकता हम की कल्पना है, हम उसकी कल्पना नहीं कर सकते। इसके लिए हम सबको धार्मिक संप्रदाय के साथ पूरी शक्ति से लड़ना आवश्यक है। जो विभिन्न धर्मों के जो लोगों के बीच हमें, अगर हम उसके साथ में घुल मिल नहीं रहे तो उसके साथ में हमें घुल मिल जाना चाहिए। साथ ही साथ उनकी सामाजिक और आर्थिक जो समस्या है, उन समस्याओं को धर्म के साथ हमें जोड़ना नहीं है। हमें सभी के साथ में आर्थिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक जो कारण है, हमें उनकी खोज करनी चाहिए। संप्रदायवाद को अगर नष्ट करना है तो हमें राष्ट्रीय एकात्मता को क्या करनी होगी? दृढ़ बनानी होगी। राष्ट्रीय एकात्मता को हमें समझना होगा। जब तक कि हम उसको दृढ़ करने का अगर हम संकल्प नहीं लेंगे, तब तक हम एक साथ नहीं रह सकते। यही एकमात्र उसके लिए उपाय है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है प्रदेशवाद। प्रदेशवाद का अर्थ आपको मालूम है कि अपने प्रदेश के प्रति अति अभिमान रखना, अपने प्रदेश के प्रति अति अभिमान रखना अर्थात प्रदेशवाद कहलाता है। अब आपको मालूम है कि मैं महाराष्ट्र में रहता हूं, मैं मध्य प्रदेश में रहता हूं, या वो भी उत्तर प्रदेश में रहते, आंध्र प्रदेश में रहते, हर जगह के प्रांत या राज्य जो है वहां के राज्यों के अनुसार उनकी बोली भाषाएं हैं। तो इसका अर्थ यह है कि प्रदेशवाद में रहने से ठीक है कि मैं महाराष्ट्र का हूं, मैं मराठी बोलता हूं, मैं बंगाल का हूं, मैं बंगाली बोलता हूं। तो आप बोलिए, अपने प्रांत के अनुसार अपनी भाषाओं को बोलिए, उसमें किसी प्रकार की दिक्कतें या परेशानी नहीं है। परंतु मैं बंगाली अथवा मैं मराठी हूँ, इसीलिए मैं दूसरे प्रांतों के भाषा या दूसरे प्रांतों के जो बोली भाषा है वहां के लोगों से मैं श्रेष्ठ हूँ, या हमारी भाषा बहुत श्रेष्ठ है, ऐसी भावना मन में नहीं आनी चाहिए। इस तरह का अगर भावना मन में आता है तो इससे क्या होता है कि अनुचित प्राताभिमान हो जाता है। यानी कहना चाहिए कि हमें जो अन्य जो बोली भाषा बोले जाने वाले अन्य प्रांत के लोगों के साथ में व्यवहार बराबर नहीं होता, उन्हें गलत लगता है। इसके लिए आप अपने भाषाओं को बोलते हैं वहां तक ठीक है, परंतु दूसरे भाषाओं का दुराभिमान भी नहीं करनी चाहिए। अपने प्रदेश के प्रति अनुभूत होने वाली जो आत्मीयता है, वो ऐसे अनुचित प्रांत दुराभिमान के कारण ये विकृत जो स्वरूप है ये प्राप्त हो जाता है। और साथ ही साथ
जो विकास कार्य है, जो डेवलपमेंट करना है, इस विकास कार्य में असंतुलन उत्पन्न होने पर यह प्रदेशवाद को बढ़ावा मिल जाता है। तो हमें संतुलन बनाए रखना है, तो प्रदेशवाद में प्रत्येक प्रांत को या प्रत्येक राज्य को विकास करने का समुचित अवसर दिया गया है। अब ऐसा नहीं कह सकते कि कोई प्रांत या राज्य विकास के क्षेत्र में आगे होगा, कोई पीछे होगा। तो हमें क्या करना है कि जो पीछे, जो पिछड़ा वर्ग जो वाले जो राज्य है, इनको क्या करने का है, प्रोत्साहन देने का है। आर्थिक उनका जो आर्थिक क्षेत्र में अगर वह कमजोर है, तो उन्हें पूरी तरह से उनकी मदद की जानी चाहिए। स्वतंत्रता के पश्चात देश का जो विकास साथ समय प्रारंभ में अगर देखा जाए, तो कुछ राज्यों की जो प्रगति है वह अधिक हुई है, कुछ राज्यों की प्रगति बहुत कम हुई है। जिन राज्यों की प्रगति अधिक हुई है उसमें महाराष्ट्र है, गुजरात है, पंजाब है, तमिलनाडु है। राज्यों के आर्थिक और औद्योगिक रूप में बहुत ज्यादा ही विकास हुआ है। साथ ही साथ ऐसे कुछ राज्य हैं जिनका विकास बहुत ही कम हुआ है, उड़ीसा है, बिहार, असम। ऐसे राज्यों का जो आर्थिक विकास है, उनके स्तर जो है, आर्थिक विकास का जो लेवल है, वह बहुत ही कम था, जिसकी वजह से उनकी जो प्रगति, उस राज्य की प्रगति नहीं हुई। जिन राज्यों का आर्थिक विकास हुआ है उसमें शैक्षणिक क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, संस्कृति के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में प्रगति हम साध सकते हैं। और जिन राज्यों का विकास नहीं हुआ है, तो वे शैक्षणिक क्षेत्र में, नागरिक सुविधाओं के बारे में बहुत ही पिछड़ गए थे या पिछड़ जाते हैं। हमें ऐसे राज्यों का विकास के लिए हमें समुचित उनको अवसर दी जानी चाहिए, परंतु उनको समुचित अवसर प्राप्त नहीं होते और ऐसे जो राज्य है वह विकास करने में पीछे हो जाते हैं। इसके लिए कहा गया है कि प्रगत राज्यों के लोगों को ऐसे जो पिछड़े जो राज्य है उनको विकास की मुहैया उनके लिए साधन उपलब्ध करानी चाहिए। शैक्षणिक राज्य, अगर ऐसे राज्य शैक्षणिक क्षेत्र मतलब शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षणिक पिछड़ापन, बेरोजगारी, दरिद्रता, ऐसी समस्या उनके लिए ग्रसित हो जाती है, उनके सामने समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। इसके लिए हमें क्या करना है कि हमें एक मंच पर आकर के हमें ऐसे जो छोटे-छोटे जो राज्य प्रगति किया है, उन्होंने जो राज्य पिछड़ेपन है, वो शायद शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे और भी अन्य क्षेत्र में है, तो उनको अगर हमें ऊँचा उठाना है, तो क्या करना है, उनकी मदद करनी होगी। आर्थिक उनको जो आर्थिक क्षेत्र में उन्हें हमें मदद करके राष्ट्रीय एकात्मता को हमें बनाए रखने के लिए हमें यह लाभप्रद होगा, या राष्ट्रीय एकात्मता को हम बना सकते हैं। अगर ऐसा हम नहीं करते, तो राष्ट्रीय एकात्मता का पर दुष्प्रभाव पड़ेगा और जिससे अराजकता फिर से फैल सकती है। अतः हमें आर्थिक असंतुलन की समस्या को शीघ्र हल करना होगा। आर्थिक जो संतुलन बनाए रखना है, अगर आप ऐसा करेंगे तो आर्थिक असंतुलन होगा। इसीलिए हमें आर्थिक असंतुलन की जो समस्या है, इसको शीघ्र हल करना होगा, जिससे हमारी सरकार इसको करने के लिए भी क्या है, प्रयत्नशील है। प्रदेशवाद के कारण प्रगत और अप्रगत, जिनका प्रोग्रेस हो गया है वैसे प्रगत, और जिनका प्रोग्रेस नहीं हुआ है, उन्नति नहीं हुई है, वो अप्रगत, दोनों राज्य को प्रभावित कर सकता है। क्योंकि हमारे देश का जो इतिहास है, संस्कृति मूलतः श्रेष्ठ है। हमें इस प्रकार के श्रेष्ठत्व की भावना को विकसित राज्यों के लोगों में भी उत्पन्न होती है। परिणाम स्वरूप हमें अविकसित राज्यों के लोगों को हीन नहीं समझना है, परंतु इसमें हीन समझने लगते हैं और लोग अपने विकास के लाभों में अविकसित राज्यों के लोगों को साझेदार बनाने में
तैयार नहीं होते। मैंने पहले ही कहा कि जो राज्यों का विकास हुआ है वह राज्य आगे निकल जाता है, वह छोटे-छोटे जो राज्य हैं, जिन राज्यों का विकास नहीं हुआ है उनको वो साथ में नहीं लेते। और विपरीत क्या होता है कि इसके विपरीत पिछड़े क्षेत्र के लोगों को अपनी संगठित शक्ति स्थापित करने के लिए प्रादेशिक अस्मिता जागृत करनी पड़ती है। इसीलिए कहा गया है कि प्रदेशवाद में हमें क्या करना है कि सभी जो वंचित जो राज्य है, जो विकास के क्षेत्र में पीछे हैं, उनको भी साथ में लेकर के हमें उनका भी विकास करना है, जिससे राष्ट्रीय एकात्मता में वृद्धि हो सकती है, देश का विकास हो सकता है, अन्यथा राष्ट्रीय एकात्मता बाधित हो सकती है। हमने भारत के सम्मुख ऐसे महत्वपूर्ण भारत के सम्मुख ऐसे महत्वपूर्ण और चुनिंदा चुनौतियों का अध्ययन किया है। भारत के सम्मुख आपको जो चुनौतियां हैं उसमें तो आप देख ही रहे, नक्सलवाद, संप्रदायवाद, प्रदेशवाद। तो इन समस्याओं से हमको मुक्ति पाने के लिए इन समस्याओं का हल कैसे किया जा सकता है, इसके लिए यहाँ पर कहा गया है कि जनसंख्या, स्वच्छता, कृषि और किसानों की समस्याएं, दरिद्रता, मकान और दो समय का भोजन जैसी अनगिनत समस्याएं हैं। अगर क्या होता है कि प्रदेशवाद में यही बताया गया है कि हमें अपने ही प्रदेश का विकास नहीं करना है। अगर हम अपने ही प्रदेश का विकास करेंगे या चाहेंगे और बाजू का जो राज्य है या प्रांत है या बाजू का प्रदेश है, अगर उसका विकास नहीं हो रहा है तो राष्ट्र का विकास नहीं होगा, राष्ट्र के विकास में रुकावट पैदा हो जाएगी। इसके लिए हमें कौन से क्षेत्रों में और कौन से चीजों को हमको देखना है, हमें जनसंख्या, अभी देखिए देश के लिए क्या हो जाएगा, ये देश भारत के सम्मुख कुछ महत्वपूर्ण और चुनिंदा चुनौतियों का अध्ययन किया, लेकिन अभी भी जनसंख्या, पॉपुलेशन, स्वच्छता, कृषि और किसानों की समस्याएं, दरिद्रता, मकान और दो समय का भोजन जैसी अनगिनत समस्याएं, ऐसी समस्याएं देश के सामने, या साथ ही साथ कहेंगे कि उन प्रदेशों के सामने जो पिछड़े हुए हैं, समस्या उभर कर आई है। हमें इन चुनौतियों को मात देकर हमें अगर आगे बढ़ने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं, हमको इन समस्याओं से हमें क्या करना है, मुक्ति पानी है। हर किसी की, हर राष्ट्र की एक समस्या होती है, परंतु इन समस्याओं को पूरी तरह से हमें क्या करना चाहिए, जड़ मूल से निकाल देना चाहिए। जब तक कि हम इन समस्याओं को नष्ट नहीं करेंगे या इन समस्याओं का हल नहीं होगा, समाधान नहीं होगा, तब तक देश का या राष्ट्र का विकास करना संभव नहीं है। तो इस तरह से यहाँ पर जो है भारत के सम्मुख जो महत्वपूर्ण जो चुनौतियां हैं उनमें बच्चों, आज हमने नक्सलवादी आंदोलन, संप्रदायवाद, प्रदेशवाद हमने आज देखे, और आर्थिक क्षेत्र में की गई प्रगति का हम जो अध्ययन है वह नेक्स्ट जो हमारा लेसन है उसमें हम करेंगे। आपको आज का जो यह ऑनलाइन जो अध्यापन है इसमें जो 3 मुद्दे दिए गए थे, हम इन 3 मुद्दों का हमने यहाँ पर हमने पारी पारी से एक के बाद एक हमने यहाँ पर देखे हैं। आपको शुरुआत से फिर से मैं एक बार जो हमारे नक्सलवाद के अंतर्गत नक्सलवादी आंदोलन,
साथ ही साथ संप्रदायवाद और प्रदेशवाद हमने यहाँ पर देखे हैं। मैं आशा करता हूँ कि सभी बच्चों को आज का जो ऑनलाइन अध्यापन है वह समझ में आया होगा। अगर किसी विद्यार्थी को किसी प्रकार की क्वेरीज है तो कृपया करके आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। हेलो सर। हाँ बोलिए। सर आतंकवादी क्यों बनते? आतंकवादी, अब देखिए बेटा, आतंकवादी क्यों बोलते हैं, आपने ऐसा प्रश्न किए तो अब आतंकवाद का जो काम है, अब आतंक का अर्थ आपको मालूम है कि देश और राष्ट्र के विकास में रोड़ा उत्पन्न करना, उसमें देश का विकास न हो, विकास के मार्ग में वह एक प्रकार से एक समस्या समस्या का मतलब समस्या बनी हुई है। इसके लिए उनका एक ही उद्देश्य होता है आतंकवाद का, कि वह किस तरह से तबाही करे, बर्बादी करे, समाज का विकास ना हो, देश का विकास ना हो। उनका एक ही उद्देश्य होता है आतंक फैलाना। उनके सामने जो भी आए वह इस तरह से उन लोगों के जान माल की हानि, उनको हेलो सर। जान माल की हानि उनका नष्ट करना, उनको पहुंचाना, उनको अनेक प्रकार की चोट आघात देना, ये सिर्फ हेलो आतंकवाद का काम है। सर। आतंकवाद का उद्देश्य ही होता है कि आतंक फैलाना। हाँ बोलिए बेटा। सर आतंकवादी क्यों बनते हैं? कोई रीजन? आतंकवादी क्यों बनते हैं? अभी देखिए, इस प्रश्न की अगर हम जाए तो सबसे पहली बात तो हम ये कहेंगे कि हमें आतंकवादी को रोकना है। अगर हमें उसकी तरफ जो मोड़ रहे हैं लोग, अग्रसर हो रहे हैं, वहां पे जाने का अर्थ उसके कुछ तो मजबूरी होगी। परंतु हमें क्या करना है कि देश का विकास करना है, देश का आर्थिक विकास करना है, देश की बेरोजगारी को खत्म करनी है, सभी लोगों को रोजगार उपलब्ध होनी चाहिए। अगर रोजगार मिलेगा, बेरोजगारी कम हो जाएगी, तो आतंकवाद का प्रश्न अपने आप मिट जाएगा। आतंकवाद में जाने के लिए क्यों जाते हैं, आतंकवाद क्यों बनते हैं, तो उन लोगों का एकमात्र उद्देश्य रहता है कि हम जाना और हमें क्या करना, आतंक फैला करके समाज और राज्य और देश का जो विकास है वो विकासों को नहीं होना चाहिए, आर्थिक विकास नहीं होनी चाहिए, ऐसे अन्य घटकों को रोक के रखते हैं। उनका काम ही होता है सिर्फ समाज, देश का क्या है, विकास में बाधाएं उत्पन्न सर। करना। हाँ सर बोलिए। जो स्क्रीन पे दिख रहा है तीनों जन वही काम करते हैं क्या? नहीं बेटा, नक्सलवादी। वो नहीं करते। देखिए हाँ। नक्सलवाद, मैंने कहा कि नक्सलवाद यह जो है पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग क्षेत्र, जो दार्जिलिंग जिला है कि नक्सलबारी से प्रारंभ हुआ था। बराबर है, नक्सलबारी मतलब क्या है, ये उस गांव का नाम है, वहां से प्रारंभ हुआ था। अब उन लोगों ने क्या किया कि धीरे 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 भारत के एक प्रांत से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, मैंने आपको सब वर्णन करके बताया। ये पॉइंट अलग अलग है बेटा, नक्सलवाद अलग है, संप्रदायवाद अलग है, प्रदेशवाद अलग है। संप्रदायवाद में मैंने पहले कहा कि आपको धर्म के प्रति धर्मांधता हो गई है, धर्मांधता से संप्रदायवाद की नींव हो रखी गई है। परंतु हमें इन पॉइंट में अगर हमने नक्सलवाद के बारे में बात करें तो नक्सलवाद आज उसका रूप क्या धारण कर लिया, उन्होंने आतंकवाद का रूप धारण कर लिया। अब मैंने पहले कहा आपको कि महाराष्ट्र में जैसा हमने देख रहे हैं, गढ़चिरौली, चंद्रपुर, भंडारा, इन क्षेत्रों में आज भी नक्सलवाद का फैलाव है, आज भी दिखाई देते हैं। आज वो एक ठिकान पे नहीं रहते नक्सलवाद, वो एक जगह से दूसरे जगह, दूसरे जगह से तीसरे जगह, उनका कोई ऐसा एक वास्तव्य रह करके वो घर बना करके नहीं रहते। उनका काम जंगलों में इधर उधर भटकना है। उन लोगों को शासन की जो भी नीति होती है वो उनको समझ में, उनको उनके कानों तक पहुंच कैसे पता चलता है वो पता नहीं। उन लोगों को जानकारी हो जाती है कि देश के विकास में वो लोग अवरुद्ध है, विकास करने के लिए जो हमारे जो विकास होनी चाहिए उसमें एक बाधा बन करके एक हमारे लिए मुसीबत के तौर पे खड़ी है। किसी को और कुछ पूछना है?
नो सर। तो बच्चों यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि जो हमने जो 3 पॉइंट जो देखे, 3 जो मुद्दे देखे, ये हमारे तीसरा जो लेसन है भारत के सम्मुख आंतरिक चुनौतियां। अब आंतरिक चुनौतियां तो आपको समझ में आ गया है कि इंटरनल जो हमारे को जो चैलेंज कर रहा है, ये सब हमारे देश के लिए ही है। अभी आपको मालूम है कि नक्सलवाद है, ये हमारे देश में ही है। संप्रदायवाद की जो भावना है, ये भी हमारे देश में ही है। प्रदेशवाद वाली बात है, हमारे देश में इतने सारे प्रदेश है, राज्य है। अब सभी राज्य विकास के क्षेत्र में आगे है क्या? नहीं है। इन जो है हमने एक के बाद एक जो हमने मुद्दे देखे, इन मुद्दों को यहाँ पर इसका विश्लेषण किया, विस्तारित हमने एक के बाद एक हमने देखे। मैं आशा करता हूँ सभी बच्चों को यह मुद्दे आपको समझ में आ गए होंगे।